हुआ था उसमें लास्ट में मैंने बताया था कि मैं आज का जो लेक्चर स्टार्ट करूंगा वो एक ही बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, जो कि आपका 3 या 4 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है, उस वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा। तो सभी बच्चों ने आई गेस, सभी बच्चों ने अनुमान लगाया हो उस क्वेश्चन का। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर नोट्स कहाँ मिलेंगे? बेटा नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे, इस वीडियो की कमेंट में मिलेंगे आपको। जस्ट आपको जब ये लेक्चर आपका फिनिश हो जाए तो उसके बाद में इसकी कमेंट आएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन आएगा, उस डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं ना। देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट कवर हो चुका है, सेकंड पॉइंट कवर हो चुका है, थर्ड पॉइंट कवर हो चुका है, फोर्थ पॉइंट हमारा कवर हो चुका है। स्टार्टिंग के 4 पॉइंट हमने कवर कर लिए, आज हम फिफ्थ पॉइंट को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों ने स्टार्टिंग की 3 क्लास अटेंड नहीं की है वो प्लीज़ उन क्लासों को अटेंड करें, देखें कि मैंने किस तरह से समझाया है। कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो उसको प्लीज़ वहाँ पर बताएं, मैं उनको दूर करने की हेल्प करूँगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं ना। चलो, तो ये है वो क्वेश्चन जिसकी मैं कल क्लास में लास्ट में बात कर रहा था। ये है वो वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका फाइंड द लार्जेस्ट पॉजिटिव 436 एंड 542 लिविंग रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है आपका कि आपको वो लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर निकालना है जिसमें आप डिवाइड करें 309, जिससे आप 398, 436 और 542 को जब डिवाइड करें तो रिमाइंडर है आपके पास में 7, 11 या 15, ठीक है। तो हमें वो नंबर निकालना है जिससे यदि हम इसको डिवाइड करें, यानी कि इस नंबर में यदि हम उसका डिवाइड करें, जैसे कि 398 में ले लेता हूं, तो 398 में मैं किस नंबर का डिवाइड करूं कि मुझे रिमाइंडर क्या मिले? 7 मिले। उसी तरह से 436 में उस नंबर से डिवाइड करूं तो मुझे रिमाइंडर क्या मिले? 11 मिले। इसी तरह से 542 में उस नंबर से डिवाइड करूं, सेम नंबर होना चाहिए, तीनों केस में हमारा नंबर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, और रिमाइंडर हमारा 7, 11 और 15 होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन। अब कैसे सॉल्व करेंगे? दिमाग लगाइए। कल की क्लास में मैंने क्या बताया था? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में बताया था। क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का आपका स्टेट ये होता है कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम नंबर के फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। ये होती है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। उसमें मैंने बताया था कि इसको हम यूनिक फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम भी कहते हैं, यूएफटी भी कहते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे। अब कल की क्लास में जब हमने इसको पढ़ा था उसके बाद हमने देखा था कि कैसे हम इस थ्योरम का यूज कर करके 2 या 3 नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करके हम कैसे 2 नंबर और 2 से ज़्यादा नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम इवेलुएट करते थे, ठीक है। तो वो हमने कल की क्लास में देखा था, ठीक है। अब आज की क्लास में हम देखेंगे आगे के पॉइंट को। उससे पहले हम ये पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है बोर्ड में। देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हमें क्या दिया? क्वेश्चन हमें दिया कि हमें 396 में कोई एक नंबर डिवाइड करना है, ठीक है। तो लेट अस से मैंने ले लिया वो नंबर क्या है? P है, जिसमें 398 में यदि मैं P से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर 7 आएगा। 436 में यदि मैं उस P से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर 11 आएगा, और 542 में भी मैं उस नंबर से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? 15 आएगा, ठीक है। इसका मतलब मैं 398 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? Q इंटू P प्लस में 7 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। सेम उसी तरह से मैं 436 को क्या लिख सकता हूँ? 436 को मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं Q1 मान लेता हूँ इसको, यहाँ पे मैं Q2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो Q2 इंटू P प्लस में 11 ले सकता हूँ, रिमाइंडर क्या है? 11 है इस केस में। थर्ड नंबर में ले लेता हूँ, थर्ड नंबर मेरे पास क्या है? 542। तो 542 इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? Q3 इंटू में P प्लस में, अब रिमाइंडर क्या है आपके पास में? 15 है ना, रिमाइंडर अब आपके पास में 15 है, ठीक है भाई। ये सब चीज़ तो हमने लिख दी। अब आगे देखते हैं आगे क्या करेंगे। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं जो मैंने फर्स्ट एक्सप्रेशन लिखी है मैं दोनों तरफ -7 ऐड कर देता हूँ, यानी कि 7 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा। फर्स्ट इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ, 7 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। 398 में से जब मैं 7 को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो देखिए क्या बनेगा। 8 में से 7 गया 1, 9 का 9, 3 का 3, तो इसका मतलब ये हो गया 391 इक्वल टू हो जाएगा Q1 इंटू में P, ठीक है भाई।
अब सेम इसी तरह से देखिए सेकंड नंबर में से मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा, 11 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 436 में से जब मैं 11 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो देखिए मेरे पास में क्या बन जाएगा, 6 - 1 क्या होता है 5, ठीक है, 6 - 1 क्या होता है 5 होता है, 3 - 1 क्या होता है 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, तो क्या आ गया 425। तो 425 इक्वल टू क्या लिख दूंगा मैं, Q2 इंटू में P, ठीक है। इसी तरह से 542 में मुझे क्या सब्ट्रैक्ट करना होगा 15, ठीक है। तो 542 माइनस 15 करते हैं। अब देखिए 2 5 से लेस देन है तो हम क्या करेंगे, आगे वाले से एक बोरो करेंगे, तो बोरो लिया तो ये क्या हो गया 12 हो गया, 12 - 5 क्या आ गया 7 आ गया। अब यहाँ क्या बच जाएगा 4 - 1 3 रह जाएगा, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 का 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया 527 इक्वल टू Q3 इंटू में P, ठीक है। अब इसका मतलब देखिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि 391 का एक प्रोडक्ट फैक्टर क्या होगा P होगा। इसी तरह से 425 का एक प्रोडक्ट P होगा और 527 का एक प्रोडक्ट P होगा, ठीक है। इसका मतलब मुझे तीनों में से एक कॉमन फैक्टर निकालना है और वो कॉमन फैक्टर क्या होगा P होगा, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर निकालना है तो मुझे क्या निकालना होगा, तीनों नंबर्स का मुझे क्या निकालना होगा, तीनों नंबर का मुझे कॉमन फैक्टर चाहिए, क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा या एलसीएम निकालना होगा। सभी बच्चों से मुझे इसका आंसर बताइए, सभी बच्चे जल्दी से आंसर बताइए इसका कि मैं क्या निकालूंगा, एचसीएफ निकालूंगा या फिर मैं एलसीएम निकालूंगा। जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए कि क्या निकालूंगा मैं, अब एचसीएफ निकालूंगा या फिर मैं एलसीएम निकालूंगा। मुझे क्या चाहिए, कॉमन फैक्टर चाहिए तीनों नंबर्स का। बच्चे हेलो हेलो कर रहे हैं, हाँ हेलो तो खत्म करते हैं, क्लास स्टार्ट हो गई है तो क्लास के बारे में पढ़ते हैं, है ना। शिवम पाठक बोल रहे हैं एचसीएफ निकालेंगे, सबसे पहले उन्होंने बताया। कुंदन बोल रहे हैं एलसीएम निकालेंगे, केएस नेगी बोल रहे हैं एचसीएफ निकालेंगे, पवन कुमार बोलेंगे एचसीएफ। देखिए क्या बोला मैंने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, एचसीएफ ही तो होता है। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमें क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा, है ना। एचसीएफ हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हमें तीनों नंबर्स का क्या निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा, ठीक है। तो एचसीएफ निकालते हैं, 391, 425 और 527 का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए एचसीएफ निकालते हैं इसका, है ना। तो देखिए मैंने क्या बताया था, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम इसके प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए 391 में हम देखेंगे कि कौन सा प्राइम फैक्टर आएगा हमारा, है ना। हम वो चेक करेंगे कि 391 में हमारा कौन सा आएगा। तो देखिए सबसे पहले किससे चेक करते हैं, हमारा प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है। देखते हैं 391 में 2 का डिवाइड जाता है नहीं जाता। तो देखिए 391 में 2 का डिवाइड जाएगा क्या, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, बिकॉज 391 में जब हम 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या आना चाहिए, 2 का डिवाइडेशन रूल हमारा क्या कहता है कि लास्ट डिजिट जो है वो हमारी 2 से डिविजिबल होनी चाहिए, यानी कि लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए, तभी वो हमारा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। बट यहाँ पे देखिए लास्ट डिजिट क्या आपकी 1, तो इसका मतलब ये तो आपका 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखिए, उसके बाद 3 पे आ जाते हैं, 3 पे आएंगे। 3 का डिवीजन रूल क्या होता है, 3 का डिवीजन रूल होता है आपका कि कोई भी नंबर आपका 3 से तब डिविजिबल होगा जब नंबर का जो सम है वो आपका 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिविजिबल क्या होगा, 3 से डिविजिबल हमारा कब होगा, 3 से डिविजिबल तब होगा जब हमारा नंबर्स का सम क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो नंबर का सम करते हैं, तो 3 + 9 क्या होगा 12, 12 + 1 क्या हो गया 13, 13 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं है। 3 4 जा क्या होता है 12 होता है, परंतु 3 5 जा क्या होता है 15, तो 13 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब 391 में 3 का डिवाइड नहीं जाएगा। अब 3 के बाद क्या आता है, कंपोजिट नंबर 5 आता है, ठीक है। 3 के बाद में प्राइम नंबर क्या आता है, 5 आता है, ठीक है। क्या होते हैं प्राइम नंबर हमारे, 2 3 5 7 11 13 17 ये होते हैं ना। अच्छा भाई, 5 से देखा हमने। अब देखिए 5 का डिविजुअलिटी का नियम क्या होता है, 5 का डिविजुअलिटी का रूल होता है कि लास्ट डिजिट हमारी 0 और 5 होनी चाहिए, तभी वो हमारा 5 से डिविजुअल होगा। बट यहाँ पे लास्ट डिजिट देखिए क्या है, 1 है, तो ये 5 से डिविजुअल होगा, 5 से डिविजुअल भी नहीं होगा, ठीक है भाई। 2 भी कैंसिल हो गया, 3 भी कैंसिल हो गया, 5 भी कैंसिल हो गया। 7 चेक करते हैं, 7 पे चेक पे आते हैं ना। तो देखिए 7 से कैसे करेंगे,
7 का डिविजुअल का रूल क्या होता है? 7 का डिविजुअल का आपका रूल होता है कि फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर जो होता है उनका हम एक पेयर बनाते हैं, और जो सेकंड नंबर या फोर्थ नंबर होता है उनका हम एक पेयर बनाते हैं। उन पेयर का हम सम करते हैं, देन सम का हम देखते हैं कि डिफरेंस जो है वो 7 से डिविजुअल है या नहीं है। तो 3 + 1 4, 9, 9 - 4 क्या हो गया? 5 हो गया। 5 7 से डिविजुअल है नहीं है। इसको हम डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने 391 में जब मैं 7 का डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 7 5 से 35, क्या बच गया रिमाइंडर? 4, 41 हो गया। अब 7 6 से 42 होता है, 41 तो नहीं होता, ठीक है। तो इसका मतलब 391 में 7 का डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 391 में 7 का डिवाइड नहीं होगा। कुछ बच्चे बता रहे हैं 17 और 19 आएगा। बहुत सही, सब जल्दी से कर भी लिया उन्होंने, बहुत सही बहुत सही। तो बहुत से बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो अब देखिए 11 का भी चेक मार लेते हैं एक बार, है ना। हमें तो नहीं पता कि किससे जा रहा है, एग्जाम में तो हम ऐसे चेक मार रहे होंगे। 11 का करते हैं तो 11 3 जा कितना होता है? 33, क्या बच गया? 6, 61। अब 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, इसका मतलब 11 का भी नहीं जा रहा। 13 का चेक करते हैं तो 13 3 जा 39, इसका मतलब 13 का भी नहीं जाता। 17 का चेक करते हैं तो देखिए 7 2 जा 34, क्या बच गया रिमाइंडर? 5, 51 हो गया। 17 3 जा क्या होता है? 51, तो इसका मतलब 23 टाइम जा रहा है। तो 391 के क्या ट्री हो जाएंगे? फैक्टर ट्री क्या हो जाएंगे? 17 और 23, क्योंकि 23 भी क्या अपने आप में एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो 391 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे? 23 इंटू में 17, ठीक है। ओके भाई, इसी तरह से 425 का चेक करेंगे तो देखिए सबसे पहले तो देखिए 2 से डिविजुअल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लास्ट डिजिट क्या है? 5, ठीक है भाई। 3 से देखते हैं, 3 से देखेंगे तो देखिए 5 + 2 7 + 4 11, 3 से भी नहीं होगा। 5 से बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 5 है, ठीक है। तो 5 से डिविजल होगा, तो इसका मतलब इसका एक फैक्टर तो 5 हो गया। 5 से डिवाइड करते तो 5 8 जा 40, 2 बच गया, 5 हो गया, 85 हो गया। अब देखिए ये अगेन 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा? 17, ठीक है। तो 5 × 5 × 17 क्या हो जाएंगे? इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है भाई। इसके बाद थर्ड नंबर क्या है? थर्ड नंबर है 527। अब देखिए इसमें फिर से चेक करते हैं, 527 में 2 का जा रहा है? नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 7, ठीक है भाई। ये चीज़ हम समझ गए। 3 का चेक करते हैं तो 7 + 2 9 + 5 14, 14 में 3 का नहीं जाता, तो इसका मतलब है 3 से डिविजन नहीं होगा, 5 से नहीं होगा। 7 से चेक करते हैं तो 7 7 जा 49, 37 बच गया, 7 5 जा 35, 7 से नहीं जा रहा। 11 से चेक करते हैं तो 11 4 जा क्या होता है? 44, तो क्या बच गया रिमाइंडर? 87। 11 8 जा 88 होता है, 87 नहीं होता, तो इसका मतलब 11 से भी नहीं होगा। 13 चेक करते हैं, 13 से भी नहीं हो रहा। 17 से चेक करते हैं तो 17 3 जा 31, 17 से चेक किया 17 3 जा 51, क्या बच गया? 1, 17 बच गया, 17 1 जा 17, तो 31 आ गया। अब 31 अपने आप में क्या है? एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 31 इंटू में 17, ठीक है। तो इस तरह से हमने तीनों नंबर को उनके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लिया, ठीक है। हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था लार्जेस्ट इंटीजर, है ना। लार्जेस्ट इंटीजर मतलब हमें क्या चाहिए था? एचसीएफ चाहिए था, ठीक है। तो अब देखिए एचसीएफ क्या हो जाएगा? कॉमन देखिए क्या आया, यहाँ पे भी 17 है, यहाँ पे भी 17 है, यहाँ पे भी 17 है, और कुछ कॉमन आ रहा है? और यहाँ पे देखिए 23 है, यहाँ पे 23 नहीं है, यहाँ पे 23 नहीं है, यहाँ पे के सारे नंबर फिनिश हो गए। तो इसका मतलब क्या कॉमन आया? ओनली 17 कॉमन आया। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया? 3 नंबर्स का, तीनों नंबर का एचसीएफ आ गया हमारे पास में 17। और क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन हमसे पूछा था हाई लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर। तो लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा? लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू हो जाएगा 17। अब एक बार क्रॉस चेक भी मान लेते हैं। क्रॉस चेक के लिए मैं क्या करूँगा? क्रॉस चेक के लिए मैं 398 में 17 का डिवाइड करूँगा। तो देखिए 398 में जब मैं 17 का डिवाइड करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? 17 2 जा 34, देन रिमाइंडर क्या बच गया? 5 बच गया, 58 बच गया। अब 17 3 जा 51, रिमाइंडर क्या बच गया? 7 बच गया, बिल्कुल 7 बचना चाहिए था। 17 का मैं 436 में डिवाइड करके देखता हूँ तो 17 2 जा 34, क्या बच गया? 9 बच गया, 96 हो गया। अब 17 5 जा 85, क्या बच गया रिमाइंडर? 11 बच गया, 11 ही बचना चाहिए, ठीक है भाई। 542 में 17 का डिवाइड करते हैं तो 17 3 जा क्या हो गया? 51 हो गया, कितना बच गया? 3 बच गया, 32 बच गया। 17 1 जा 17 हो गया, क्या रिमाइंडर बच गया? 32 - 17 15 बच गया,
15 हमारा रिमाइंडर होना चाहिए था। ठीक है, तो तीनों में हमारा चेक भी हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 17 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक बढ़िया क्वेश्चन था, 3 और 4 मार्क का आपको एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अब इसके बाद आप क्लास फिनिश होने के बाद इस क्वेश्चन को फिर से खुद भी सॉल्व करना है। ठीक है, खुद से आपको फिर से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 फिनिश होती है। तो जो बच्चे कल होमवर्क की बोल रहे थे वो जल्दी से अपना होमवर्क लिखिए, एक्सरसाइज 2 का होमवर्क लिखिए जल्दी से। मैं होमवर्क बोल रहा हूँ आपके लिए। तो देखिए एक्सरसाइज 2 में आपके लिए जो होमवर्क है वो है फर्स्ट क्वेश्चन का। यदि आप एनसीईआरटी बुक है आपके पास में तो मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन मार्क करा रहा हूँ जो आपके इंपॉर्टेंट भी हैं और आपको होमवर्क के तौर पर करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपको 5th ऑप्शन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का आपको 5th ऑप्शन करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन कौन सा है, 5th क्वेश्चन आपका जिसमें हमारे प्राइम फैक्टर निकालने थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आपको सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करना है जिसमें आपको रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर को प्रूव करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। थर्ड क्वेश्चन का आपको फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद में 6 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये 4 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, जल्दी से सॉल्व करिएगा क्लास को फिनिश करने के बाद में। ठीक है, क्लास को फिनिश करने के बाद सॉल्व कीजिएगा, अभी सॉल्व करने मत बैठिएगा। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज 1.2 का मैंने होमवर्क दे दिया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, कुछ बच्चे कह भी रहे हैं कि बहुत इजी, हाँ बेटा जब मैंने पढ़ाया बढ़िया है तो आपको इजी लगेंगे भी, है ना। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं ना, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। तो अगले टॉपिक में हम देखते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर को। जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में भी बताया था कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर हमारे होते क्या हैं, फिर से मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। रेशनल नंबर हमारे क्या होते हैं, रेशनल हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि वो नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख पा रहे होते हैं उन नंबर्स को हम रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो रेशनल नंबर आपके वो नंबर हो जाएंगे जहां पर हम जिन नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, वेयर Q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और P और Q जो है वो आपके इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, तो वो नंबर होते हैं आपके रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, रेशनल नंबर की मैंने डेफिनेशन बताई थी कि वो नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिन नंबर को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन नंबर को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, जिन नंबर को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। दैट मीन्स इनके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, तो इसके एग्जाम्पल भी मैंने बताए थे इरेशनल नंबर के, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, डॉट 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 स्क्वायर रूट ऑफ n। यहाँ पर n क्या है, n है आपका प्राइम नंबर। ठीक है, n प्राइम भी हो सकता है या फिर में होल नंबर भी हो सकता है। बेसिकली n क्या होता है, n आपका होता है एक ऐसा नंबर जिसका होल स्क्वायर एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, वो आपका नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल √6। ठीक है, तो √6 भी आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर ही है ना। उसके अलावा पाई भी क्या है, एक आपका इरेशनल नंबर है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों को समझना होगा 22/7 और पाई के बीच में डिफरेंस। 22/7 यदि मैं बोलूँगा तो वो होगा रेशनल नंबर। ठीक है, इसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि 22/7 तो आपका रेशनल नंबर है और पाई आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि 22/7 रेशनल नंबर है और पाई आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है, उसके अलावा और इरेशनल नंबर के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, देखिए जैसे कि मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 2.010010001000001, इस तरह का कोई यदि नंबर दे रखा हो तो वो नंबर भी क्या होता है, आपका इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इस नंबर के बारे में हम अगली क्लासों में डिस्कस करेंगे कि ये किस टाइप का नंबर है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इसके बाद में एक हमारी थ्योरम होती है, उस थ्योरम को देखते हैं। ठीक है, तो थ्योरम है आपकी थ्योरम नंबर 1.3। ठीक है, थ्योरम नंबर 1.3।
अब इसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट देख लेते हैं इसका स्टेटमेंट। तो इसका स्टेटमेंट है बच्चे कि लेट पी बी ए प्राइम नंबर। देखिए सबसे पहले हमें क्या बोला गया है, सबसे पहले हमें बोला गया है कि पी क्या है, एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मतलब बोले तो कि उसमें 1 और उस नंबर के अलावा किसी और नंबर का डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो p क्या है, एक प्राइम नंबर है। अच्छा भाई, उसके बाद हमें बोला गया है कि इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम ए स्क्वायर में p का डिवाइड करें देन p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। यदि a स्क्वायर में हमारा p का डिवाइड हो रहा है तो a में भी हमारा p का डिवाइड होगा, जहां पर a जो है वो क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब इंटीजर में मैंने 3 टाइप्स बताए थे, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और जीरो। पॉजिटिव इंटीजर यानी कि +1, +2, +3, +4, इन सब को हम पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर हमारे वो होते हैं। ओके, पॉजिटिव इंटीजर हो गए। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद देखिए, अब हमें इस थ्योरम को प्रूफ करना है। सबसे पहले हम इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट जो हमें दिया गया है ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो चलो इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। देखिए सबसे पहले मुझे क्या दिया है, सबसे पहले मुझे एक नंबर दिया गया है p ए नंबर दिया गया है एक, और ए क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है भाई, अब देखिए हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं हम, कि कोई भी हमारा नंबर हो, कोई भी कंपोजिट नंबर हो, उसको हम उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। ये चीज हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में देखी थी। ये उसका क्या था, स्टेटमेंट था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का, कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, ये उसका स्टेट था। इसका मतलब ए क्या है, मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो मैं इसको भी इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकता हूं। ये बात तो हमें पता है, लिख सकता हूं ना मैं ये चीज। सभी एग्री है ना इस चीज पर, कोई डिसएग्री तो नहीं है इस चीज पर, सभी एग्री है ना इस चीज पर कि मैं कोई एक नंबर ए को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकता हूं। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर आप थोड़ा स्पीड से पढ़ा रहे हो, तो अब मेरी स्पीड ठीक है ना, अब मैं बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूं, है ना। तो यहां पे मैंने क्या बोला कि मैं कोई भी नंबर ए को इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकता हूं। तो लेटेस्ट से मुझे नहीं पता कि मेरे ए में कितने प्राइम नंबर हैं, तो मैंने ले लिया P1, P2, P3, P5, Pn, n मेरे क्या है, इसमें प्राइम नंबर हैं। ठीक है, इसके प्रोडक्ट में। तो लेटेस्ट से लेट, मैंने अज्यूम कर लिया, लेट अज्यूम ए इक्वल टू, ए क्या हो जाएगा फिर, ए हो जाएगा P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 इंटू Pn। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पर ए नंबर को इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। ठीक है भाई, यहाँ तक सही बच्चों को समझ में आ गया है ना। अब देखिए हमें यहाँ पर ए स्क्वायर दिया हुआ कहीं पर, तो यदि मैं इसका स्क्वायर करूँ तो देखिए स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू 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 कहाँ तक है ये, Pn तक। ठीक है, इंटू इंटू क्या हो जाएगा, देखिए फिर से एक से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 इंटू Pn, ये बन जाएगा हमारे पास में, है ना। अब देखिए इसके बाद इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, P1 इंटू P1, P1 इंटू P1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, P1 इंटू P1 को मैं लिख सकता हूँ P1 का होल स्क्वायर। ठीक है, P2 इंटू P2 को लिख सकता हूँ P2 का होल स्क्वायर, P3 इंटू P3 को P3 का होल स्क्वायर, और इस तरह से इसको मैं लिख सकता हूँ डॉट Pn का होल स्क्वायर। इसको मैंने लिख दिया ए स्क्वायर। यहाँ तो सही बच्चों को समझ में आ गया कि ए स्क्वायर को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अच्छा भाई, ठीक है। बट 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 क्या बट,
क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है हमें स्टेटमेंट दिया है कि इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी कि हमें दिया गया है कि p क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब p स्क्वायर को डिवाइड कब करेगा, p ए स्क्वायर को डिवाइड तभी कर सकता है जब ए स्क्वायर के प्राइम फैक्टर में p भी हो। इसका मतलब p1 p2 p3 pn में एक p तो जरूर होगा ही होगा, यानी p जो है वो इनमें से ही कोई होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमने उसमें एक चीज़ और बताई थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में कि जो इसके फैक्टर होते हैं वो फैक्टर क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। एक एक स्टेटमेंट के एक एक वर्ड का मीनिंग होता है कि स्टेटमेंट क्या था कि जो उसके फैक्टर होते हैं कंपोजिट नंबर के वो क्या होते हैं, यूनिक होते हैं। इसका मतलब यदि ए स्क्वायर का फैक्टर p है तो वो इन्हीं में से कोई एक p होगा, यानी कि हो सकता है कि वो p1 हो सकता है वो p2 हो सकता है वो p3 हो, हमें नहीं पता क्या है, बट वो इन्हीं में से कोई ना कोई एक है। ठीक है, तो p जो होगा वो इन्हीं में से कुछ होगा। ठीक है, तो p जो है वो p1, p2, p3 डॉट 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 pn में से कोई है। ठीक है, p जो है वो इन्हीं में से कोई है। ठीक है भाई, इसका मतलब ए स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए ए स्क्वायर में कहीं पर ये मेरा p प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब p मेरा कहीं पे प्रोडक्ट होगा, यानी p1 p2 p3 pn में से कोई एक p तो मेरा है। अच्छा p है, बिल्कुल है p मेरा। अच्छा यहाँ पे देखना, जब p नीचे था तो p यहाँ पे भी होगा, बिल्कुल होगा ना। इसको देखिए एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। मान लो मैंने लिया एक, मैंने ले लिया 16 और एक मैंने ले लिया 36। ठीक है, ठीक है, ये मैंने ले लिया, एक मैंने 6 ले लिया और एक मैंने 36 ले लिया। 16 की जगह मैं 6 ले रहा हूँ और 36 ले रहा हूँ। अब 6 के प्राइम फैक्टर करिए, 6 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3 66 के करिए। 66 में देखिए सबसे पहले 2 का डिवाइड जाता है, क्या हो जाएगा 18, उसके बाद में 2, फिर 9, फिर 3 फिर 3 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3, और 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, राइट। 6 का होल स्क्वायर 36, यानी 6 यदि मेरा ए है तो 36 क्या हो गया, ए स्क्वायर। अब मैं बोल रहा हूँ कि ए पी जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब पी देखिए 2 या 3 में से कोई एक होगा। पी 2 या 3 में से कोई एक है, पी 2 या 3 में से कोई एक है। देखिए ऊपर भी 2 या 3 है, इसका मतलब 6 में भी 2 या 3 है। इसका मतलब देखिए क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ए के जो प्राइम फैक्टर लिखे हैं उसमें एक पी होगा। अब उसमें एक पी होगा तो इसका मतलब है कि ए जो है वो भी पी से डिवाइड होगा। जैसे कि देखिए मैं यहाँ पर यदि p इक्वल टू 2 ले लेता तो 36 में भी 2 से डिवाइड हो रहा है और 6 में भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यदि p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो यही हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, क्यों डिवाइड किया उसने, क्योंकि जो हमारे फैक्टर होते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर के वो यूनिक होते हैं, यूनिक होते हैं, यानी कि 2 और 3 ही होंगे। यहाँ पे देखिए 36 के प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आया, 2 और 3 ही आया, कोई और नंबर नहीं आया, तो यूनिक नंबर होते हैं हमारे। ठीक है, तो आई थिंक सभी बच्चों को ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, ये थ्योरम बहुत बड़ी तरह से समझ में आ गई होगी, है ना। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए इसी थ्योरम का हम यूज करके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपने देखिए 9th क्लास तक पढ़े हैं इरेशनल नंबर, बट टीचर ने आपको बताया होगा उस क्लास में कि हम अगली क्लास यानी कि 10th क्लास में इन इरेशनल नंबर को प्रूफ करना सीखेंगे। ठीक है, इन नंबर को हम प्रूफ करना सीखेंगे। तो आज की क्लास में हम उन्हीं नंबर को जो आपके इरेशनल नंबर हैं उनको प्रूफ करना सीखेंगे कि क्या रियली में वो इरेशनल नंबर है। मान लो कोई हमसे कह दे कि भाई √3 एक इरेशनल नंबर है और बोल दे कि भाई वो प्रूफ करके बताओ मैं तो कि √3 इरेशनल नंबर है या नहीं है, तो कैसे प्रूफ करोगे आप, तो वो चीज़ आज हम सीखेंगे। ठीक है, और उस चीज़ को सीखने में ये जो हमारी थ्योरम 1.3 है ना, इसका बहुत ही बड़ा योगदान होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस थ्योरम 1.3 की। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस थ्योरम को बड़े आराम से आपको समझाया क्या होती है। फिर से एक बार देख लेते हैं क्या होती है कि यदि p क्या है, एक प्राइम नंबर है, और यदि p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, देन डेफिनेटली p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। इसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लिया है ना। तो सही बच्चों को ये थ्योरम अच्छी तरह से याद हो गई होगी, है ना, अच्छी तरह से याद हो गई सभी बच्चों को ये थ्योरम।
क्या किया था हमने सबसे पहले हमने कोई भी एक पॉजिटिव नंबर इंटीजर लिया था ए। अब देखिए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो मैं इसको इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकता हूं। तो मैंने इसको लिख दिया ए इक्वल टू P1 इंटू P2 इंटू P3, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ए में कौन कौन से प्राइम नंबर हैं, ठीक है, कौन कौन से प्राइम नंबर का प्रोडक्ट है, तो इसलिए मैंने इनको रैंडमली लिख दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने इसका स्क्वायर किया, तो स्क्वायर करने पे क्या आ गया मेरे पास में P1 का होल स्क्वायर इंटू P2 का होल स्क्वायर इंटू P3 का होल स्क्वायर, इस तरह से Pn का होल स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में मुझे क्या बोला है, थ्योरम में मुझे बोला है कि P जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ये हमें दिया हुआ है पहले से ही कि P जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब देखिए P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि P जो है ए स्क्वायर का एक प्राइम प्रोडक्ट है, प्राइम फैक्टर है, तभी वो क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो अब देखिए यानी कि P जो है वो P1 P2 P3 या Pn में से ही कोई एक होना चाहिए। P जो है वो P1 P2 P3 Pn में से कोई एक है, इसका मतलब देखिए वो A में भी होगा, P1 P2 P3 Pn है तो इसका मतलब इसमें भी P होगा, A में भी कोई P होगा, तो इसका मतलब P जो है वो A को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। तो इस तरह से A भी क्या हो गया आपका P से डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये हमने थ्योरम देखी थी। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या हम √2 को इस थ्योरम की हेल्प से रेशनल प्रूव कर सकते हैं। हाँ बेटा, मैं यही बताने चाह रहा हूँ कि अब हम अगला जो क्वेश्चन करेंगे, अगली जो थ्योरम करेंगे, उसमें हम यही सीखेंगे कि कैसे हम इरेशनल नंबर को इस थ्योरम की हेल्प से इरेशनल प्रूफ करेंगे। किसी भी इरेशनल नंबर को हम इरेशनल प्रूफ करेंगे कि वो एग्जैक्टली इरेशनल नंबर हो सकता है। उसके बाद में यदि कोई भी आपसे पूछे, आपके पेरेंट्स पूछे या फिर मैं आपके फैमिली का कोई और मेंबर पूछे या फिर आपका आस पड़ोस का कोई आपका सीनियर है वो पूछे कि बता, मुझे प्रूफ करके बता कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, √2 इरेशनल नंबर है, तो आप कैसे प्रूफ करोगे, तो वो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मैं अगली क्लास में वही, अब अगला क्वेश्चन वही लेने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए अब उस क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला हमारी थ्योरम वही है कि स्टेटमेंट क्या है उसका, कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये सब तो हमें पता है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, पर कैसे प्रूफ करें हम कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या किसका यूज करते हैं, इसको प्रूफ करने के लिए हम एक स्पेसिफिक मेथड का यूज करते हैं और उस स्पेसिफिक मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। और नाम हमने क्या दे दिया उस मेथड का नाम दे दिया प्रूफ बाई कॉन्ट्राडिक्शन, प्रूफ बाई कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब उसको हम कॉन्ट्राडिक्शन की हेल्प से प्रूफ करते हैं, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस को। अब कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन देखिए ऐसा होता है जैसे कि मान लो आप कोई चीज़ बोल रहे हो और आपका सामने वाला व्यक्ति करे कि तू झूठ बोल रहा है, तो क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट, दोनों के जो सेंटेंस है वो क्या है, एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट है ना, एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, विपरीत है ना, तो वो होता है आपका कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो इन क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं कुछ और एज्यूम करूंगा, ठीक है, उस एज्यूम के बाद में मैं उसको सॉल्व करता जाऊंगा। देन एक स्टेप में जाके मुझे एक ऐसे ही प्रॉपर्टी मिलेगी या फिर मैं एक ऐसी स्टेप मिलेगी जहां पर जो मेरा पहला जो मैंने एज्यूम किया था वो मैं रॉन्ग हो जाऊंगा, वो मैं ऐसा हो जाऊंगा कि जो मैंने पहले एज्यूम किया था वो मैंने रॉन्ग एज्यूम किया था, ठीक है। तो मैं वहाँ पे बोल दूंगा कि मैंने ऊपर गलती से एज्यूम कर लिया था, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। पहले मैंने कुछ और माना था, बाद में मेरा जो प्रूफ करा वो उससे मेरा कुछ और आया, तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया दोनों सेंटेंस के बीच में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन और इसकी हेल्प से ही हम किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम प्रूफ करना सीखेंगे कि कैसे ये इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं ना कि कैसे ये इरेशनल नंबर होता है, इसको चेक करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, जैसे कि मैंने बताया कॉन्ट्राडिक्शन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें प्रूफ करना होगा उसके जस्ट अपोजिट हम मान लेंगे। इरेशनल का अपोजिट क्या होगा, रेशनल। इसका मतलब हम मान लेंगे कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम √2 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, ठीक है भाई। अब देखिए रेशनल नंबर है तो इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब मैं √2 इक्वल टू लिख सकता हूँ R/S की फॉर्म में, वेयर S नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है, S की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो R/S की फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है भाई। अब देखिए R और S में कुछ कॉमन भी होगा, जैसे कि मैं बात करूँ 4/6, तो 4/6 दोनों में क्या कॉमन होता है, 2 कॉमन होता है,
दोनों के प्राइम फैक्टर में 2 कॉमन होता है, बिकॉज 4 क्या होता है 2 इंटू 2 होता है और 6 2 इंटू 3 होता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, जो दोनों में कॉमन है 1 के अलावा जो भी दोनों में कॉमन है उससे मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो डिवाइड करने के बाद में क्या बच जाएगा, लेटर से मेरे पास बच गया पी अपॉन क्यू। ठीक है, तो मेरे पास डिवाइड करने के बाद बच गया √2 इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ठीक है, बोर्ड में किस तरह से आपको लिख के आना है वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो आप नोट्स में देख सकते हो प्रॉपर, जैसे एक एक स्टेप आपको लिख के आनी है, क्या क्या लिखना है, लैंग्वेज आपको क्या लिखनी है वो आप नोट्स में देख सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे केवल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से हम उसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने जो भी कॉमन थे उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या था 2 से मैंने डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया 2/3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो आपके डिवाइड होने के बाद पी और क्यू मिलेंगे कैसे नंबर होंगे, ये आपके क्या होंगे, दिमाग लगाइए थोड़ा। हमने देखिए स्टार्टिंग में 3 नंबर पढ़े थे, प्राइम, कोप्राइम, प्राइम, कंपोजिट और कोप्राइम, ये 3 नंबर हमने पढ़े थे। तो बताइए कि पी और क्यू हमारे कैसे नंबर होंगे, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताइए, है ना। पी और क्यू हमारे कौन से क्वेश्चन होंगे, जल्दी से बताइए कि पी अपॉन क्यू हमारे कौन से नंबर होंगे, प्राइम होंगे या कोप्राइम होंगे या फिर मैं कंपोजिट नंबर होंगे। प्राइम होंगे या कोप्राइम होंगे। देखिए पी अपॉन क्यू में क्या है, हमारा कुछ भी कॉमन नहीं होगा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो पी अपॉन क्यू होंगे हमारे कोप्राइम नंबर। ठीक है, सुधांशु रंजन बता रहे हैं कोप्राइम नंबर, प्रिंस फाटक बता रहे हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नहीं होंगे, दोनों नंबर हमारे क्या होंगे, एक दूसरे के कोप्राइम नंबर होंगे। ठीक है, तो यहां पर हेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम नंबर। ठीक है, पी और क्यू क्या है, हमारे कोप्राइम नंबर है। अच्छा जी, पी और क्यू क्या हमारे कोप्राइम नंबर है। ओके, अब देखिए √2, अब मैं क्यू का देखिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो √2 क्यू इक्वल टू क्या हो गया पी, दैट मीन्स पी इक्वल टू क्या हो गया √2 क्यू। अच्छा भाई, अब देखिए मैं क्या करता हूं, अब मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देता हूं। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया पी स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पी स्क्वायर इक्वल टू क्या है 2q स्क्वायर, दैट मीन्स कि पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू क्या हो गया क्यू स्क्वायर। पी और क्यू क्या थे, इंटीजर थे, स्टार्टिंग में हमने ये माने थे कि पी और क्यू क्या है हमारे इंटीजर है, को प्राइम नंबर है, इंटीजर होंगे, है ना। पी और क्यू इंटीजर है, इसका मतलब देखिए पी स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर भी आपका इंटीजर होगा, दैट मीन्स क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर में 2 का डिवाइड होगा, इसका मतलब पी स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजुअल है। तो यहाँ से क्या आ गया कि पी स्क्वायर जो है वो इज डिविजुअल बाई 2। ठीक है, डिविजुअल बाई 2, पी स्क्वायर 2 से डिविजुअल है। अब कुछ देर पहले हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, क्या थ्योरम पढ़ी थी कि यदि पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P डेफिनेटली A को भी डिवाइड करेगा। देखिए वही थ्योरम अब यूज आ रही है जो हमने कुछ देर पहले पढ़ी थी कि इफ P जो है वो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P A को भी डिवाइड करेगा। देखिए अब यहाँ पे क्या था, P स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है, तो उस थ्योरम से हम कह सकते हैं थ्योरम बाय द यूजिंग ऑफ थ्योरम 1.3 वी कैन से दैट कि P इज आल्सो डिविजुअल बाई 2, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि P भी हमारा 2 से डिविजुअल होगा, P भी हमारा 2 से डिविजुअल होगा। ठीक है, P भी हमारा 2 से डिविजुअल होगा, इसका मतलब P का एक फैक्टर क्या होगा 2 होगा, है ना। P का एक फैक्टर 2 होगा, तो मैं P को क्या किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 2m की फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल, है ना। जहां पर m क्या है मेरा एक इंटीजर है। ठीक है, m क्या है मेरा एक इंटीजर है। ठीक है, P इक्वल टू मैं 2m लिख सकता हूँ। अब देखिए P इक्वल टू क्या होगा 2m होगा मेरा। अब P इक्वल टू 2m की वैल्यू में ऊपर वाली इक्वेशन जो मेरी इस इक्वेशन फर्स्ट को मैं मान लेता हूँ, इसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ठीक है, P इक्वल टू 2m रख देता हूँ मैं, तो ये क्या हो गया 2m का होल स्क्वायर हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 2q स्क्वायर के। ठीक है, अब देखिए 2m का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 2q स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखिए यदि मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये हो गया 2m स्क्वायर इक्वल टू q स्क्वायर, दैट मीन्स q स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए यहाँ से ये आ गया हमारे पास में q स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू m स्क्वायर। अब कुछ देर पहले हमने क्या बोला था, m क्या है, एक हमारा इंटीजर है,
एम स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर होगा। दैट मीन्स क्यू स्क्वायर अपॉन 2 भी इंटीजर होगा। अब क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटीजर कब हो सकता है, जब क्यू स्क्वायर को 2 होल डिवाइड कर रहा हो, है ना, तभी भी वो हमारा इंटीजर हो सकता है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा कि क्यू स्क्वायर जो है वो 2 से क्या है, डिविजिबल है। अब पी स्क्वायर ए स्क्वायर पी से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या है कि ए भी पी से डिविजिबल होगा। बार बार हम वो इसी थ्योरम का यूज कर रहे हैं, तो यहां पे भी बाई अप्लाइंग थ्योरम 1.3 थी हमारी, या 1.4 थी, 1.3 थी, है ना, बाई अप्लाइंग थ्योरम 1.3। तो यहां से हम कह सकते हैं कि Q भी क्या है, 2 से डिविजिबल है। Q 2 से डिविजिबल है, तो मैं Q इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, 2n। इसका मतलब देखिए Q का भी एक फैक्टर 2 है, P का भी एक फैक्टर 2 है, बट क्या, बट ये कि हमने ऊपर क्या अज्यूम किया है कि P और Q क्या है, को प्राइम है, तो इसका मतलब दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। बट हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा आ रहा है कि 2 क्या है, उनका दोनों का कॉमन फैक्टर है। P का भी कॉमन फैक्टर 2 आ गया और Q का भी कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया। दैट मीन्स ऊपर हमने कहीं कुछ गलती कर दी, है, तभी हमारा आ रहा है, नहीं तो नहीं होना चाहिए था। तो ऊपर हमने कहाँ गलती करी है वो चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने कुछ गलती करी, कोई गलती नहीं करी। यहाँ पे तो हमने जस्ट सिंपल ही सॉल्व किया है। यहाँ पे भी देखिए हमने कुछ भी गलती नहीं करी, यहाँ पे भी हमने सिंपल सॉल्व किया है। यहाँ पे भी हमने कुछ गलती नहीं करी, गलती हमने यहाँ पे भी कुछ भी नहीं करी, यहाँ पे भी हमने कुछ गलती, यहाँ पे हो सकती है हमसे कुछ गलती फर्स्ट स्टेप में ही। तो हमने क्या गलती कर दी थी, यहाँ पे हमने गलती कर दी कि √2 को हमने क्या ले लिया, एक रेशनल नंबर। इसका मतलब हमने ये गलत एज्यूम कर लिया कि भाई √2 क्या है, रेशनल नंबर। तो यहाँ से बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पे आप लिखोगे बाय द कॉन्ट्राडिक्शन we can say that √2 is an irrational number। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ करते हैं। ठीक है, आई होप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कैसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमें इरेशनल प्रूफ करना होता है उसको हम जस्ट अपोजिट रेशनल अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने √2 को क्या रेशनल नंबर अज्यूम कर लिया। अब रेशनल नंबर हमारे क्या नंबर होते हैं, रेशनल नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने इसको P/Q की फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको R/S की फॉर्म में लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि R और S में कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है। तो मैं अब अज्यूम कर लिया कि है भाई, मैंने अज्यूम कर लिया कि है भाई है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, कॉमन फैक्टर को हटा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने उस कॉमन फैक्टर को हटा दिया, डिवाइड कर दिया उस कॉमन फैक्टर से। ठीक है, तो उसके बाद मेरे पास क्या आ गया, P और Q आ गया। न्यूमरेटर में P आ गया, डिनोमिनेटर में Q आ गया। अब P और Q कैसे होंगे, मेरे नंबर को प्राइम होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन कुछ भी नहीं है, कॉमन मैंने सब कुछ हटा दिया है। ठीक है, तो P और Q क्या है, मेरे को प्राइम नंबर है। उसके बाद देखिए मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर √2 Q इक्वल टू क्या आ गया, P आ गया। P इक्वल टू क्या आ गया, √2 Q आ गया। उसके बाद मैंने बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग करने पर आ गया मेरे पास में P स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर। मैंने दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया, तो P स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू Q स्क्वायर। ना हमने ऊपर अज्यूम किया था कि P और Q क्या है, हमारे इंटीजर है। Q स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर होगा। इसका मतलब P स्क्वायर अपॉन 2 भी हमारा इंटीजर होगा। अब P स्क्वायर अपॉन 2 इंटीजर कब हो सकता है, जब P स्क्वायर में 2 का होल डिवाइड हो रहा हो। इसका मतलब P स्क्वायर क्या है, 2 से डिविजिबल है होल। तो P स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी 1.3, उसमें हमने बताया था कि यदि कोई नंबर ए स्क्वायर P से डिविजिबल हो रहा है तो A भी P से डिविजिबल होगा। तो उसकी हेल्प से हमने कह दिया कि P जो है वो 2 से भी डिविजिबल होगा। 2 से डिविजिबल होगा तो इसका मतलब क्या है कि 2 इसका एक फैक्टर है, तो मैं P इक्वल टू 2m लिख सकता हूँ। उसके बाद में P इक्वल टू 2m मैंने ऊपर वाली इक्वेशन नंबर जो 1 थी उसमें मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद में क्या आया, 2m का होल स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर आ गया। ये हो गया 4m स्क्वायर इक्वल टू 2Q स्क्वायर। फिर मैंने बोथ साइड 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 2m स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर। उसके बाद में बोथ साइड फिर से मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया मेरे पास में Q स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू m स्क्वायर। अब देखिए ऊपर हमने m क्या माना था, एक इंटीजर माना था, तो m स्क्वायर भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। तो Q स्क्वायर अपॉन 2 भी इंटीजर होना चाहिए। Q स्क्वायर अपॉन 2 इंटीजर कब होगा, जब Q स्क्वायर में 2 का होल डिवाइड होगा। इसका मतलब Q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। Q स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब Q भी 2 से डिविजिबल होगा। तो मैं Q को मैं 2n की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखिए Q को मैं 2n की फॉर्म में लिख सकता हूँ, P को भी मैं 2m की फॉर्म में लिख सकता हूँ। इसका मतलब P और Q दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, मेरा 2 है। बट हमने ऊपर क्या अज्यूम किया, ऊपर हमने अज्यूम किया है कि P और Q क्या है, को प्राइम। इसका मतलब हमने गलत अज्यूम किया,
गलत हमने क्या एज्यूम कर लिया कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये हमारा √2 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी इरेशनल नंबर को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सही बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यदि ये चीज़ समझ में आ गई है तो होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखिए। अब आपको प्रूव करना है √3 क्या है, √3 और √5, √3 और √5 एक इरेशनल नंबर है, ये आपको प्रूव करना है। ये इस एक्सरसाइज का आपका होमवर्क है। ठीक है, तो आप आगे के क्वेश्चनों को हम अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास को मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ। ठीक है, आई होप जो मैंने पढ़ाया बहुत आराम से पढ़ाया आज मैंने, सभी बच्चों को सब कुछ समझ में आया होगा। यदि सभी बच्चों को समझ में बढ़िया तरह से आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉरवर्ड कीजिए अपने फ्रेंड्स में, सभी फ्रेंड्स को बताइए कि दीपक सर मैथ्स की क्लास ले रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ाने वाला हूँ मैं। धीरे धीरे है ना, धीरे धीरे मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि मैं आपको जो आपका लेवल 0 है ना, उस 0 लेवल से मैं आपको एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा।